बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा नवंबर 2017 का पेपर 1-1 है। अब इसमें देखिए ये कहता है कि विच एसआई यूनिट एक्सप्रेस इन बेस यूनिट्स इज नॉट करेक्ट जो करेक्ट नहीं है उसको हम टिक करेंगे। यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, बिल्कुल ये तो ठीक है। यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें गलत को टिक करना है। यूनिट ऑफ प्रेशर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ज़रा देख लेते हैं। प्रेशर होता है पास्कल, पास्कल का मकसद होगा न्यूटन m⁻²। न्यूटन हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू m⁻², तो यह आ जाएगा किलोग्राम m⁻⁻1 s⁻²। तो ये नहीं है, यही आंसर है, ये गलत है। ये देखें वर्क है, वर्क का ये दिया गया, आप चेक कर सकते हैं इसके सही होंगे। वर्क का जूल होता है, जूल का मकसद होगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन होगा ये किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर s⁻²। ये भी ठीक था, तो यही एक गलत था। अच्छा ये देखें, टू फोर्सेज ईच ऑफ 10 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट पी एज शोन। 10 न्यूटन के दो फोर्सेज ने एक्ट करे एक पॉइंट पी पे। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्सेज 120 डिग्री। ये डिग्रीज में है सारी, ये थोड़ी सी जो मैंने प्रिंट किया उससे थोड़ा सा डिग्रीज इस तरह आ रही है। तो 10 न्यूटन 120। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। आप इनको हेड टू टेल पे अगर ऐड करें, ये 120 डिग्री है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये 10 न्यूटन, तो ये हमारा ये भी 10 न्यूटन होगा, लेकिन ये एंगल बनेगी 60 डिग्री और ये भी 10 न्यूटन है, तो ये रिजल्टेंट आएगा। देखें ये रिजल्टेंट आर। अच्छा अब देखें ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, ये 60 डिग्री है, ये 10 है, ये 10 है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगी, तो ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री। ये तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, यानी ये 10 न्यूटन, ये 10 बगैर कैलकुलेशन के, तो ये भी 10 न्यूटन ही आएगा, तो हमारा रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। वैसे भी आप जहन में एक बात रखें, जब दो फोर्सेज F1 जिन दो फोर्सेज जिनका मैग्नीट्यूड F, ये बहुत एग्जामिनर्स इस चीज़ को करते हैं, इसीलिए इसको जहन में रखने। जब दो फोर्सेज हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो एंगल बना रहे हैं 120 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट भी वही F हमेशा होता है, ये बात जहन में रखें। और यही क्वेश्चन था और इस तरीके से। अच्छा फिर ये देखें क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि एन आयन इज एक्सीलेटेड इन अ वैक्यूम बाय अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स। A graph of the power supplied to the ion is plotted against time। यानी पावर और टाइम का ग्राफ है, ये टाइम है और ये पावर। पावर हमेशा होगा जूल पर सेकंड में और टाइम होता है हमेशा सेकंड में। अब ये कहता है व्हाट इज द रिप्रेजेंट बाय द एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन द टू टाइम्स। देखिए एरिया अंडर द ग्राफ के लिए इसके यूनिट्स और इसके यूनिट्स मल्टीप्लाई करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए जूल पर सेकंड इंटू सेकंड, ये सेकंड पर सेकंड कैंसिल, तो जूल, यानी ये है एनर्जी के बारे में। इसमें जो भी एनर्जी का होगा उसको देखेंगे, अगर एनर्जी दो होंगी तो फिर हम और कंसिडर करेंगे। द एवरेज फोर्स ऑन आयन नहीं, द चेंज इन काइनेटिक ऑफ द आयन, ये हो सकता है, देख लेते हैं इसको। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द आयन, मोमेंटम का तो नहीं है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द एनर्जी, एक ही एनर्जी का एक ही साथ दूसरा होता तो फिर हम गौर करते कि काइनेटिक एनर्जी या दूसरी कोई एनर्जी है, लेकिन बहरहाल ये दूसरी है, यानी यही एक एनर्जी, तो इसी को हम टिक कर देंगे बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखें ये कहता है कि व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ माइक्रोवेव ट्रेवलिंग इन अ वैक्यूम। What is the typical value of the wavelength of a microwave traveling in a vacuum? ये देखें माइक्रोवेव जो ट्रेवलिंग करती है वैक्यूम में, उसका टिपिकल वैल्यू क्या है। देखें माइक्रोवेव के लिए, माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो तकरीबन जो है 10⁻⁻² मीटर्स के में होती है। तो इसके अर्ध माइक्रोवेव आता है इस रेंज में। तो हम इसको देखेंगे, ये है पिकोमीटर्स में, ये कितने ज़ीरोज़ जाएंगे, 6 ज़ीरोज़, और पिको होता है 10⁻12, तो ये तो नहीं आ सकती। 30 नैनोमीटर भी नहीं आ सकता। ये बेसिकली अल्फ़ा नहीं है, माइक्रोमीटर है, ये इसमें माइक्रो से आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है, देखिए 30,000 इंटू 10⁻⁻6 कर दें, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻⁻6। हाँ तो यही आ रहा है, तो इसका आंसर देखें इस रेंज में यही आ रहा है। ये भी मिलीमीटर, ये देखें ये रेंज आ रहा है, यही आएगा। और देखिए ये 3000 मिलीमीटर यानी 10⁻³
तो ये 3 मीटर, ये तो रेडियो रेंज में आ जाता है, रेडियो रेंज यानी उससे होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 का आंसर आ जाएगा सी। 4 का आंसर है सी। अच्छा, 4 का आंसर है सी। उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कहता है अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर यूज्ड। ये स्लिट सेपरेशन है ए और फ्रिंज सेपरेशन है एक्स। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन ये है। व्हाट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट वेवलेंथ। वेवलेंथ अब देखिए, सबसे पहले तो इसका जो फार्मूला होता है हमने याद किया हुआ है, एक्स इक्वल टू लैम्डा। मैंने ऐसे याद कराया था फार्मूला, एक्स इक्वल टू, इसको लैम्डा होता है तो इसको पढ़े लैम्डा, तो ये याद हो जाता है। तो यानी एक्स इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। अच्छा, अब हमें ये इसके बाद जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट वेवलेंथ में चाहिए, तो वेवलेंथ लैम्डा आ जाएगा ए एक्स अपॉन डी के। तो इसकी परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी होगी, सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, हालांकि नीचे लेकिन सबको ऐड करेंगे। तो सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें या फिर सबकी फ्रैक्शन निकाल के इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा। देखिए इसकी फ्रैक्शन होगी 0.02 अपॉन 0.50 प्लस इसकी होगी 0.1 अपॉन 1.7 प्लस इसकी होगी 0.002 अपॉन 2, और इन सबको 100 से मल्टीप्लाई करने इधर ही कर दें, तो ये हमारा परसेंटेज आंसर आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो देखिए कर सकते हैं, और इसका आंसर आ जाता है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें कि 100 इंटू 0.02 अपॉन 0.50 प्लस 0.1 अपॉन 1.7 प्लस 0.002 अपॉन 2, ये सारा कुछ कैलकुलेट से करें तो ये आता है 10%, तो इसका आंसर होगा डी। अच्छा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है स्टिल एयर अ बर्ड कैन फ्लाई एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। स्टिल एयर में बर्ड 10 मीटर पर सेकंड से फ्लाई करता है। द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट 8 मीटर पर सेकंड। विंड जो है ईस्ट से ब्लो कर रही है 8 मीटर पर सेकंड से। इन विच डायरेक्शन मस्ट द बर्ड फ्लाई इन ऑर्डर टू ट्रेवल टू अ डेस्टिनेशन दैट इज ड्यू नॉर्थ ऑफ द बर्ड्स करंट लोकेशन। कि करंट लोकेशन यानी करंट लोकेशन जो है वो इन विच डायरेक्शन मस्ट द बर्ड फ्लाई, बर्ड किस डायरेक्शन फ्लाई करना चाहिए, सो अपनी लोकेशन जो उसकी है डेस्टिनेशन है नॉर्थ, उधर पहुंच सके। सबसे पहले तो आप ये डायरेक्शन निकालें। नॉर्थ, ये देखिए हमारा नॉर्थ होगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अच्छा, अब आप देखें इस ये जो है इसको, अगर ये इस जगह पे इसको इधर पहुंचना है, इधर नॉर्थ इधर पहुंचना है, तो ये फ्लाई कैसे करेगा। देखिए अब देखें एयर भी ईस्ट से आ रही है, एयर इधर से आ रही है, ईस्ट से आ रही है। ईस्ट कितनी एयर है इसमें 10 मीटर्स पर सेकंड, नहीं 8 मीटर्स पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। तो इसको देखिए इधर इधर नॉर्थ लाने के लिए इसको इधर फ्लाई करेगा, तो एयर इसको लेके देखिए आएगी इधर, तो इसका ये है इधर ये 10 मीटर्स पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो तब जाके इधर पहुंचेगा वेक्टर समय। तो आप देखें ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है। तो ये एंगल देखना चाहता हूँ, ये एंगल कितनी है, तो ये 8 ये 10 ये थीटा ले लें अगर, तो आप ये देखें अपोजिट, ये तो 90 डिग्री है। तो देखिए ये साइन थीटा कितने का आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 8/10 यानी 0.8 के। तो थीटा आप कैलकुलेट कर लें, तो थीटा हमारा आ जाता है तकरीबन 53 डिग्री सेंटीग्रेड, 53 डिग्री है। तो ये 53 डिग्री है जो ऑफ लगता है। इसमें देखिए ये सारी गामा नहीं है, ये सब डिग्रीज हैं, ये थोड़ी सी स्प्रेड जिससे लिया है वो इस तरीके से हो गए। तो डिग्री 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जिसके साथ ऑफ होता है एंगल उसके साथ मिलता है। ये अगर 53 है तो ये 37 होगा। तो बेसिकली ये जो है 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, अगर है कहीं 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बिल्कुल ये आंसर होगा सी। तो ये 53 डिग्री जिस नॉर्थ के साथ एंगल बना रहा है और ईस्ट में, तो मैं इसको लिखूँगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। या फिर जिसका दूसरा आंसर होता 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वो 37 डिग्री वो है ही नहीं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो हमारा ये सी ही चॉइस होगा 6 नंबर। 7 नंबर देखें,
इन आर्चर शूट्स एन एरो एट अ टारगेट, इन आर्चर जो है एरो इस पे लगा रहा है। द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ द एरो, डायग्राम एरो का पाथ बता रहा है, ये प्रोजेक्टेड मोशन है। ए रेडियस अज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। द ग्राफ शो हाउ थ्री डिफरेंट क्वांटिटीज पी क्यू एंड आर रिलेटिंग टू द मोशन ऑफ द एरो वेरी विथ टाइम। टाइम के साथ ये पी क्यू आर क्वांटिटीज कैसे वेरी करती हैं। अच्छा, अब ये देखें, which quantity is the horizontal component of displacement and which quantity is the vertical component of displacement of arrow। हॉरिजेंटल, देखिए सबसे पहले तो इन क्वांटिटीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं हम तीनों को। ये P कांस्टेंट है तो ये ज़रूर हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट है, यानी ये VH हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। और ये टाइम के साथ Q जो है वो बढ़ता जा रहा है। टाइम के साथ Q अगर बढ़ता जा रहा है तो ये क्या है, ठीक है। अगर टाइम के साथ ये बढ़ता जा रहा है तो ये देखिए, और स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है, तो आपको ये पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, VH इंटू टी। VH भी कांस्टेंट होता है, तो टाइम बढ़ता जाता है तो ये लीनियर तरह बढ़ता जाता है, तो Q बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अच्छा, और ये आपको पता है वर्टिकल डिस्टेंस का ग्राफ हमेशा ऐसे ही होता है। ये तो जनरल है कि वर्टिकल पहले ऊपर जाता है फिर ऐसे नीचे आके ये इधर हिट करता है, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वाई, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में कहता हूँ SV है। तो अब इसने किस किस का पूछा है, इसने पूछा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो Q ही है, यानी Q है, इसमें एक ही है, तो इसका आंसर B होगा सोचे समझे बगैर। और R वैसे ही उसका वो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, हमने तो पहले ही कर दिया, तो देखें इसका B आंसर। अच्छा, उसके बाद हम चले जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। ये था हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर ये देखें, द थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ हॉट एयर बैलून दैट इज मूविंग। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें, ये स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछते हैं। अच्छा, ये द थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ हॉट एयर बैलून that is moving vertically are its weight, the force due to air resistance and the upthrust force। यानी अगर हॉट एयर बैलून है तो उस पर जो एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक फोर्स वेट एक्ट कर रहा है नीचे, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स, अगर ये वेट अगर ये नीचे आ रहा होगा, ये अगर नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तो इस तरह फोर्स एक्ट करेंगे, नीचे अगर आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन एक के साथ, वो देखते हैं कि क्या है, तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस और अप थ्रस्ट एक्ट करते हैं ऐसे। और अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी ले लेता है तो W इक्वल R प्लस U होता है। अब आप पढ़ते हैं कि क्या कहता है, द थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन हॉट एयर बैलून दैट इज मूविंग वर्टिकली आर इट्स वेट, द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड द अप थ्रस्ट फोर्स। बिल्कुल ठीक है। द हॉट एयर बैलून डिसेंड्स वर्टिकली एट कांस्टेंट स्पीड, वर्टिकली कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, यानी इसमें W इज इक्वल टू R प्लस U के बराबर है। द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बैलून इज F। कहता है F ले ले, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स F ले लेते हैं R की जगह, ठीक है, इसने डिनोट किया, F से कोई मसला नहीं है, F ले लेते हैं F प्लस U के। अच्छा, अब ये कहता है द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बैलून इज F, विच वेट ऑफ द मटीरियल मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द बैलून। वेट जो है उससे कितना मटीरियल निकाल दिया जाए, दैट इट असेंड्स वर्टिकली एट द सेम कांस्टेंट स्पीड, कि वो वर्टिकली असेंड करे सेम कांस्टेंट स्पीड के साथ, स्पीड भी सेम ही हो कांस्टेंट, यानी अगर कितना ये नीचे वेट जो वेट के फॉर्म में है वो कितना F के फॉर्म में होना चाहिए, कि ये नीचे अब जो पहले नीचे आ रहा था अब ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस हमेशा नीचे हिट करेगी, F नीचे हिट करेगी और अप थ्रस्ट हमेशा ऊपर होगा बाकी। तो इस सूरत में यानी U इज इक्वल टू F प्लस W हो जाएगा। अच्छा, ये F तो सेम होगा, W हमारा ये चेंज होगा, W चेंज होगा है, तो इसमें ये W इसमें W डैश हो गया सपोज, तो W डैश के, लेकिन सेम स्पीड हो तो इसका जो है यानी नेट फोर्स, इसका नेट फोर्स सेम होना चाहिए। तो ये कहता है व्हाट विच वेट ऑफ मटेरियल मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द बैलून सो दैट इट असेंड्स वर्टिकली एट द सेम इंस्टेंट स्पीड। तो ये कितना जो है हम निकाल लें कि ये इक्वल आ जाए। अब देखें ये W इज इक्वल टू F प्लस U है। अच्छा, इधर W कितना चाहिए कि वो भी F प्लस U के आ जाए, U इधर है, अगर U में मैं करूँ इसको सब्जेक्ट मैटर बनाऊँ तो W इज इक्वल टू आता है U के मैटर में W माइनस F
W माइनस एफ इज इक्वल टू यू के आता है। अच्छा, अब W माइनस एफ इज इक्वल टू यू आता है तो हमेशा W जो है देखें, W इज इक्वल एफ प्लस यू है, इधर है U इज इक्वल एफ प्लस डब्ल्यू। अच्छा, अब देखें ये कहते हैं कि कितना हम निकाल दें, W इसमें था। अब अगर इस तरीके से आप समझेंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है। आपको मैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके समझाता हूँ। आप ये समझें कि अच्छा इसमें अपथर्स्ट जो है इस तरह भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी W और इसमें। तो ये अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दूंगा, वैल्यूज़ दूंगा तो इजी रहेगा। ये सपोज 50 न्यूटन है इसका। ये सपोज एयर रेजिस्टेंस इधर जो है, एयर रेजिस्टेंस एफ जो है वो 10 न्यूटन लग रही है इस पर। तो जाहिर बात है अब थर्स्ट इस पर जो लगेगा वो 40 न्यूटन लगेगा। तो इसमें ये तभी तो कांस्टेंट ब्लास्ट के साथ नीचे आ रहा है क्योंकि ये एफ बराबर है। इसमें देखें 50 बराबर है 10 प्लस 40 के। देखिए इसमें अब थर्स्ट अच्छा खासा होगा, ये ना समझिएगा कि इसमें अब थर्स्ट कम होगा। या चलो अब थर्स्ट कम भी अगर आप रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, चलो जो भी वैल्यू आप रखें, कम रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। वैसे इसका अब थर्स्ट एरोबैलून का बहुत अच्छा खासा होता है। तो अगर इसका कम भी रखना चाहें, सपोज 10 न्यूटन मैंने रखा, ये फिर मैं चलो ऐसे करता हूँ कि इसको सपोज इसको मैं जो है 10 न्यूटन, चलो ये 30 न्यूटन लग देता हूँ और ये मैं 20 न्यूटन रखता हूँ इसका सपोज। लेकिन इसमें फिर हमें ये F2F यानी इसका इस तरह होना चाहिए कि माइनस करें तो ज़्यादा आए। तो थोड़ा सा वैल्यूज़ को प्रॉपर लेते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल MCQs है, आपको समझ आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। देखिएगा, देखिए मैं थोड़ी सी वैल्यूज़ अगर रखूँ, वैल्यूज़ में इसकी रखता हूँ सपोज़ इसका रखता हूँ मैं 50 न्यूटन, ठीक है, सपोज़ किया मैंने। और इसका मैं रखता हूँ सपोज़ यानी 20 न्यूटन, वो 30 ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि अब थोड़ा अच्छा खासा होगा। ये रखता हूँ 30 न्यूटन। लेकिन मुझे ये जो है ना इतना अच्छा रखना चाहिए कि 4F तक जाए। 80 है क्योंकि 4F है, वो भी माइनस करूँ तो ये तकरीबन यानी हमें ज़्यादा रखना चाहिए मुझे। ये सपोज मैं रखता हूँ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। और तो 20 न्यूटन, ये 80 न्यूटन रखता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये 100 आप अब सीखे, 100 बराबर है 20 प्लस 80 के। जाहिर बात नीचे आ रहा है। अब जब ये ऊपर जाने के मूड में है कि ऊपर जाए तो एयर रेजिस्टेंस 20 अभी नीचे एक्ट करेगा, 20 नीचे एक्ट करेगा। अब थर्स्ट वही होगा, ये दोनों यही होंगे 1 न्यूटन। तो आपका वेट बाकी कितना नीचे चाहिए कि ये बैलेंस रहे कि इक्विट, ये 80 है, ये 20, तो ये होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो जाहिर बात है अगर ये 100 है, 60 होने के लिए कितने आपने माइनस किया, 40 न्यूटन, यानी कितना एफ किया है, एफ का यानी आपने डबल किया है, 2F किया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2F, ठीक है। आप इसी तरह अगर अभी प्योर जो है मैं उस पर चला जाता हूँ, इस पर थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए अगर मैं एक्चुअल पे चला जाऊँ, एक्चुअल पे जा रहा हूँ बिल्कुल, एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, ऐसे दे रहा हूँ। सब ये वेट नीचे होगा और ऊपर होगा F, ऊपर होगा U, ठीक है। तो इसमें W इज इक्वल टू F प्लस U के बराबर है। W इज इक्वल F प्लस U। अच्छा, W इज इक्वल F प्लस U, जब ये अभी ये W F प्लस U के बराबर, हमेशा ये इक्वेशन सही होगी अगर यानी वो नेट फोर्स ये F प्लस U W की होगा। अच्छा, अब ये जो है जब नीचे आएगा तो फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स नीचे लगेगा, वेट भी नीचे लगेगा। लेकिन अब ये होगा नया वेट और U ऊपर है, ठीक है। तो हमें देखें ये U बराबर जो है, U बराबर अब होगा F प्लस डब्ल्यू डैश के, F प्लस डब्ल्यू डैश के। अच्छा, F प्लस डब्ल्यू डैश के, U बराबर F प्लस डब्ल्यू डैश के होगा। अब ये डब्ल्यू डैश कितना होना चाहिए, देखें कि ये पहले हो, देखिए ये था W इज इक्वल F प्लस U था, ठीक है। अब ये इक्वेशन भी इधर जो है यानी हमारे पास इधर F प्लस U होना चाहिए बेसिकली कि सेम स्पीड के साथ जाए। देखिए ये W इक्वल F प्लस U था, तो इधर यानी F प्लस U होना चाहिए। तो बेसिकली यानी आप ये समझ लें कि ये W से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो W से कितना माइनस करेंगे कि ये आपका हो जाए F प्लस U जो है वो W हो गया, F प्लस U W है।
और ये तो इससे u आ जाएगा हमारा w माइनस एफ। तो अगर ये मैं लिखूँ u आ जाएगा, इधर मुझे चाहिए w माइनस एफ इज इक्वल टू एफ प्लस डब्ल्यू डैश के, ठीक है। तो डब्ल्यू डैश जो है, डब्ल्यू डैश निकाल सकते हैं, कितना आएगा w माइनस एफ के, तो डब्ल्यू डैश आ जाएगा w माइनस 2f के, यानी आप 2f माइनस करेंगे ऐसे। लेकिन इससे आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, आप इसको नंबर से समझेंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं। इसको नंबर्स लेके करें तो आराम से समझ सकते हैं। अच्छा ये है नेक्स्ट पार्ट भी अच्छा खासा बड़ा है। ये देखिए, ये कहता है अ कार इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन विद द इंजन प्रोवाइडिंग अ ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू द रेजिस्टिव फोर्स एफ। When the engine is switched off, the car is brought to race in a distance 100 meter by the resistive force. It may be assumed that F is constant during the deceleration. The process then repeated for the same car with the same initial speed but with a constant resistive force of 0.800 F. How far will the car travel while decelerating? इसमें भी आप F के वैल्यूज फिक्स कर दें। मिसाल के तौर पर आप F ले रहे हो 1000 न्यूटन, F ऑफ 1000 न्यूटन ने मास भी फिक्स कर दें कि सपोज 2000 है। इसमें सपोज वैल्यू करेंगे तो आप कर लेंगे। अब ये कार एक जा रही है, मास इसका 2000 है, इसके पर फोर्स F लग रहा है, ये भी फोर्स F है। तो यानी अगर ये फोर्स 1000 लग रहा है तो ये भी 1000 है। तो अब ये जब शट ऑफ किया गया, यानी शट ऑफ है, तो अब इसके ऊपर ये रेजिस्टिव फोर्स है, तो इसकी डेसिलेशन हो जाएगी कितनी, डेसिलेशन हो जाएगी यानी माइनस या जाएगी डेसिलेशन में 1000 एफ अपॉन 2000 के। सपोज वैल्यू इसकी ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा माइनस 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के। तो अब इसने डिस्टेंस 100 मीटर किया है, तो आप ले लें 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से, तो 2 इंटू ए है माइनस 0.5 इंटू एस 100 कहा है इसने, वी स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर, मैं इसकी इनिशियल राशि देखना चाहता हूँ इससे, तो ये माइनस ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू 100, ये आ जाएगा माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर के, तो यू आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड, इसकी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अब ये कहता है इट विल अज्यूम दैट एफ इज कांस्टेंट, द प्रोसेस देन रिपीटेड फॉर द सेम कार विद द सेम इनिशियल स्पीड बट विद अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ दिस वन। अब देखिए इनिशियल स्पीड यही है, रेजिस्टिव फोर्स अभी 0.8 इंटू 1000 यानी 0.8 इंटू 1000 करेंगे, तो अब रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा 800 न्यूटन। तो अब एक्सीलरेशन डेसिलेशन और हो जाएगी, डेसिलेशन होगी माइनस 800 अपॉन 2000 के, तो डेसिलेशन देखिए कितनी आती है माइनस 800 अपॉन 2000 करें। इसमें वैल्यूज़ आप खुद लेके करेंगे, वैल्यूज़ लेके करेंगे तो आप कर लेंगे क्वेश्चन 800 अपॉन 2000, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यूज़ के हैं वो कांस्टेंट ही आपको लेने पड़ेंगे। तो ये आता है माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए ये ले लें 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए है माइनस 0.4, एस चाहिए हमें बराबर वी स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये 10 वही जो पहले वाले का आएगा 100, तो ये माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, एस आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 0.8 के, तो 100 डिवाइडेड बाई 0.8 कर दें तो ये आता है 125 मीटर्स, 125 मीटर्स। तो आपका ये आंसर है। देखिए इसमें मेरे वैल्यूज़ लेके करेंगे तो आप आराम से करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लें एफ की, उसे इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। आप एक यानी उससे एफ की और मास की, फिर आप उसमें मास को वही रखें, एफ ये 0.80 उसका कर दें, मल्टीपल कर दें और ये क्वेश्चन कर दें, तो होता जाएगा इस तरह। अच्छा ये है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव मोमेंटम, इन इलास्टिक कोलियन मोमेंटम इज कांस्टेंट, ये तो नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव मोमेंटम की कि आइसोलेटेड सिस्टम हो या जिसमें फोर्स ना हो तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ये नहीं है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, नहीं, ये तो डेफिनेशन मोमेंटम की। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट ऑफ चेंज, नहीं, ये तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, बिल्कुल ये आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट मोमेंटम है, या जिसमें फोर्स नहीं होता वो, तो ये इसका डी आंसर है।